एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, उसको बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक बार टीम बनाना है, काम होता रहेगा। हमने कुछ नहीं समझा, हमने उसको बोला ठीक है यार, अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरी आईडी लगा दो। आईडी लग गई, काम करना शुरू किया। आई थिंक 3-4 आईडी हमारी खुद की थी। 30-35 लाख रुपए कमा लिए साल भर में। अब जब इतना कमा लिया और इतनी बड़ी टीम हो गई तो समझ में आया कि नहीं यार, यहाँ तो पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला है। और ये सारी बातें समझने के बाद एक और रीजन था कि उसी समय उसके क्रिएटर ने दूसरा प्लान बनाया। तो हमारे अपलाइन छोड़ छोड़ के उधर जा रहे थे, और वो खुद अपनी डाउनलाइन को बोल रहे थे कि नहीं उधर चलो, ये करो उधर, बहुत सारे कंफ्यूजन थे। हम दूसरी कंपनी में गए, वहाँ क्रिएटर से बात की। सिस्टम डिसेंट्रलाइज वो भी था, ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड था, सब कुछ था। फिर वहां जीरो से शुरू की। 3 से 4 हजार की टीम बना दी मैंने और मुकेश सर ने, दोनों लोग। उसके बाद वो प्लान में प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीजें हुई, आखिरकार वो प्लान बंद हो गया। प्लान बंद होने के बाद सब लोग बड़े परेशान, नाराज, दिक्कतें, सब कुछ हुआ। तो उस समय जो है सब लोग परेशान थे मुझे छोड़ के। मैंने एक ही चीज कहा था मुकेश सर से। मैंने कहा यार मुकेश सर, दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो सब लोग हमें झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मैं यहाँ पे परमिशन दे देता हूँ आप लोगों को। बीच बीच में अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहें तो आवाज और स्क्रीन दोनों रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी। क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, देखता हूँ स्पेस है तो। नहीं, स्पेस नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं होगा। यूट्यूब पे भी लाइव नहीं किया है। तो हमने कहा कि मुकेश सर, दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने से सिस्टम बंद नहीं होता है, सब कुछ होता है। या तो हमसे ये झूठ बोला जा रहा है, नहीं तो सिस्टम बंद कैसे होता। अगर हो गया तो ये झूठ बोला जा रहा है कि ब्लॉकचेन वगैरह ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता। या दूसरा तरीका ये है कि ये जो बोल रहे हैं ना, ये सारे सिस्टम ब्लॉकचेन पे है ही नहीं। ये भी एक सच्चाई हो सकती है कि हमें झूठ बोला जा रहा हो कि ये सिस्टम जो है ब्लॉकचेन पे है। और हमने डिसाइड किया कि पहले इन सारी चीजों का फैक्ट चेक किया जाएगा। कोर्सेज भी किए, और जितना भी हो सकता था पॉसिबिलिटी, वो सब किया गया। यार मुकेश सर, एक बार सुमित जी को कॉल कीजिए, सुमित जी को थोड़ा बुला लीजिए, मैं कॉल करना भूल गया। मुकेश सर, ठीक है सर। नंबर है आपके पास? हाँ, निकाल लेता हूँ नंबर। ग्रुप मैं में भेज तो है देता ना। हूँ आपको, व्हाट्सअप कर ठीक देता है, हूँ भेज आपको मैं। दीजिए। भेज दीजिए, मैं कर लेता तो दोस्तों, सुनना स्टार्ट किया। कई लोग होंगे, कई मेरे साथी होंगे यहाँ पे, जिनके बहुत सारे फ्रेंड। कल मेरे पास कोई फोन आया था कि एक दोस्त हमारे कह रहे हैं कि फोर्सेज जो है डिसेंट्रलाइज नहीं है, या प्रूव कर सकते हैं क्या। आज बुला लो, 1-2 मिनट का समय है, बुला सकते हो आप लोग। ये सुमित सर जो हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। और इन्होंने, मुकेश सर, मैंने आपको नंबर भेज दिया है, मैं उनको बताना भूल गया था। करीब करीब 50-60 लाख रुपए कमाए हैं इन्होंने फोर्साज से, और ये कह रहे थे कि जब मीटिंग होगा तो मुझे बताइएगा। और मेरे चौथे अपलाइन हुआ करते थे, आज अल्फाविन में है हमारे साथ। बिल्कुल कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खैर, मुकेश जी एक बार कॉल करके उनको बुला लीजिए बस। तो दोस्तों, ये चीज दिमाग में आई कि यार, या तो ब्लॉकचेन बंद होता है, एडिट किया जा सकता है, बदला जा सकता है, या ये सिस्टम ब्लॉकचेन पे नहीं था। तो इस पे स्टडी करना शुरू किया गया, और उसके बाद 2 महीना 3 महीना सिर्फ कोई काम नहीं किया। सिर्फ ये समझने में टाइम लगा दिया कि ब्लॉकचेन होता क्या है, ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, ब्लॉकचेन की सच्चाइयां क्या है। और जब ये सब कुछ समझा मेरे भाई, तो तब जाके अब समझ में आता है कि ब्लॉकचेन क्या है। कई लोग होंगे यहाँ पे, कई बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में एक फितूर होगा कि मैं फला ब्लॉकचेन वाली कंपनी में था, डिसेंट्रलाइज कंपनी में था, वो कंपनी बंद हो गई। मेरे भाई, आज तक पूरे दुनिया में एक सिस्टम ऐसा नहीं है जो डिसेंट्रलाइजेशन पे हो, जो पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पे हो, और वो सिस्टम बंद हो गया हो। पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है पॉसिबल यार। बिल्कुल स्ट्रेट बोल रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है कि उसको बंद किया जा सके। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि अगर वहां पे क्राउड फंडिंग होता है, आईडी नहीं लगेगा, तो
वहां पे आपको इनकम नहीं आ रही होगी, दैट्स ट्रू। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उस सिस्टम को बंद कर दिया जाए। मुकेश जी आप अनम्यूट हैं। नवीन सर नवीन सर फोन नहीं उठा रहे हैं अभी, तो फोन उठाते हैं तो मैं कोई बोलूँ। बात कोई बात कोई बात नहीं, ओके। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को बंद नहीं किया जा सकता है। अगर बाई चांस उसकी वेबसाइट बंद हो जाती है तो आप उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वहां पे आईडी लगा सकते हैं, अपना पेमेंट ले सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आज कोई सिस्टम है ए टू जेड, कोई भी सिस्टम है जो डिसेंट्रलाइज है, वहां पे आईडी नहीं लग रही, आपको पैसा नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपकी आईडी लगी है और आपके पास उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, दुनिया से उसका नामो निशान मिट गया है, तो भी अगर 10 साल बाद आप उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को खोल पे उस पर काम करना शुरू करें तो आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। आप जो भी उसके जिस हिसाब से वो सिस्टम बना होगा उस हिसाब से पैसा आपका आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सारी जानकारियां मिली, तो आज आप लोगों को उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कैसे लोगों को भ्रमित किया जाता है, कैसे लूटा जाता है, कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों, ब्लॉकचेन क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा ब्लॉकचेन क्या होता है। मैं आज आप लोगों को फिर से बताता हूँ ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी। आई थिंक 80s के टाइम में ब्लॉकचेन आ गया था। 1980 के आसपास ब्लॉकचेन था, 80 या 84 के आसपास ब्लॉकचेन बन चुका था। ब्लॉकचेन बेसिकली एक इंडिपेंडेंट सर्वर आप कह सकते हैं, या इसको और आसान भाषा में बताता हूँ, टेक्निकल ज्यादा यूज नहीं करूंगा ताकि आपको समझ में आए। एक खाता है, एक डिजिटल लेजर, जिस डिजिटल लेजर में आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपने एंट्री कर दी तो उस एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते आप, उस एंट्री को एडिट नहीं कर सकते, उस एंट्री को बदल नहीं सकते। इट्स कॉल्ड ब्लॉकचेन। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप एक दुकान से उधार सामान लेके आते हो, आपने उससे 9 रुपए का सामान उधार लेके आया। आपके आने के बाद उसने क्या किया, अपने डायरी पे 9 रुपया लिख दिया कि भैया 9 रुपए का उधार लेके गए मुकेश जी। लेकिन जैसे ही आप घर गए, उस 9 रुपए के सामने 2 रुपया और लिख दिया गया, एक नंबर ऐड कर दिया गया, तो क्या हुआ, 92 हो गया। तो वो, इसको डेटा मैनिपुलेशन बोलते हैं। वो बढ़ा दिया गया। अब 1 घंटे बाद, सॉरी 1 महीने बाद जब आप महीने पे हिसाब करते हैं तो आपको अंदाजा नहीं होता कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा बढ़ाया गया। या तो 2 डायरी रखे आप, एक उसके पास एक उसके पास, तो आप उसको मैच करें। लेकिन ये सारी संभावनाएं हैं एक नॉर्मल लेजर में, एक नॉर्मल खाते में, कि उसमें बदलाव किया जा सकता है, उसको पेज को फाड़ा जा सकता है, हटाया जा सकता है, डेटा को खत्म किया जा सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन भी एक रजिस्टर है जहां पे आप डेटा की एंट्री कर सकते हो, डेटा को उसके अंदर सेव करते हो। और उस डेटा को जब एक बार आप सेव कर देते हैं, जैसे ही एंटर दबा देते हैं, तो कंट्रोल जेड नहीं होता। कंट्रोल जेड जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उनको समझ में आता है, अंडो बोला जाता है। तो कंट्रोल जेड का मतलब ये है कि आपने कुछ लिखा, डिलीट किया और कंट्रोल जेड दबा दिया, तो एक स्टेप पीछे आ जाता है, पीछे वाले पेज पे आ जाता है। तो यहाँ पे एक बार एंटर कर दिया तो जो सही है गलत है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हमेशा वैसा ही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, वो एडिट नहीं होगा। ऐसा होता क्यों है मेरे भाई, ऐसा क्यों होता है कि डिलीट नहीं किया जा सकता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो आप देखिए कि दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं आज की डेट में, जो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजीज हैं, दे ऑल आर वर्किंग ऑन ए वेबसाइट। एक वेबसाइट पे काम करता है। जैसे मैं बात करूं आज अमेजोन की, तो अमेजोन क्या है, अमेजोन एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट डले हुए हैं, पेमेंट का एक मेथड डाला हुआ है, डिलीवरी का एक मेथड डाला हुआ है। आप वहां पे जाते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाता है। ये एक वेबसाइट है। लेकिन वो वेबसाइट कैसे काम करता है, तो वेबसाइट का एक सर्वर है। सर्वर भी दो तरह के होते हैं मेरे भाई। सर्वर दो तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनलाइज्ड सर्वर, पर्सनल सर्वर आप बोल लीजिए, और एक होता है शेयर्ड सर्वर। ये दोनों सर्वर मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप पर्सनल सर्वर लेते हैं तो 20 से 25 हजार रुपया कॉस्ट करता है आपका साल का, और अगर आप शेयर्ड सर्वर लेते हैं तो 3 से 4 हजार रुपया मिलता है। यानी दोनों में फर्क क्या है सर्वर में, कि जो शेयर्ड सर्वर होता है वो एक ही सर्वर होता है जिसमें बहुत सारे लोग उस सर्वर के ऊपर काम करते हैं, और पर्सनल सर्वर होता है वो आपके लिए एक स्पेशल सर्वर बना के दिया जाता है जिसमें और लोग नहीं काम करते, तो वहां पे आपकी डेटा की स्पीड बहुत तेज चलती है, आप बहुत तेजी से सफरिंग कर सकते हैं। अब ये सर्वर जो है, ये सर्वर का कंट्रोल किसके हाथ में है, ये सब कुछ सर्वर पे हो रहा है, तो ये सर्वर का कंट्रोल होता है
वो जो कंपनी है उस कंपनी का जो ऑनर है, जो एमडी है, जो सीएमडी है, या एडमिन उसने रखा हुआ है, या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखा हुआ है, उस सर्वर को कंट्रोल करता है। उस सर्वर को अगर उसने बंद कर दिया तो अमेजोन की कंपनी बंद हो जाएगी, वेबसाइट बंद हो जाएगा, सॉरी। ये किसी भी सिस्टम का जो वेबसाइट है उसके सर्वर के बंद होने से वो बंद हो जाता है। अब कई बार आप लोगों के पास मैसेज आते होंगे बैंक में, बैंक से ज्यादातर मैसेज आते हैं क्योंकि बैंक आज सबके पास है। और कैसे मैसेज आते हैं कि आज हमारी बैंक की सारी ऑनलाइन सुविधाएं 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहेंगी क्योंकि हमारे सिस्टम में कुछ फला 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 अपग्रेडेशन चल रहा है। अब ये मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अपग्रेडेशन चल रहा है और अपग्रेडेशन को करने के लिए सर्वर का बंद होना जरूरी है। और जब सर्वर बंद हो जाता है तो वो वेबसाइट काम नहीं करती है। हालांकि उस सर्वर में कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसको चालू रखा जा सकता है अपग्रेडेशन के समय में, जैसे बैलेंस वगैरह चेक करना या कुछ और। यानी आपको जिस पार्टिकुलर सिस्टम में अपग्रेड करना है उसके सर्वर को रोकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, सही। अगर आप चलते हुए सर्वर को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम्स होती है। तो जो वेबसाइट्स हैं वहां पे अपग्रेडेशन पॉसिबल है। अगर कोई प्रोडक्ट हटाना चाहता है अमेजोन तो वो हटा देगा, डिलीट कर देगा। अगर कोई ऐड करना है तो वो ऐड कर देगा। अगर आपकी डेटा को डिलीट करना चाहता है तो डिलीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सर्वर उसके कंट्रोल में है, वो एडिटेबल है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब ब्लॉकचेन आपको इजीली समझ में आएगी। एक्चुअल में होता क्या है, दुनिया में करोड़ों अरबों इतने सर्वर्स हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। अच्छे बुरे छोटे बड़े जितने भी वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट है, गूगल है, जो भी है, जो भी आप लोग काम करते हैं, वो सारे वेबसाइट्स एक सर्वर पे काम करते हैं। सबके अपने सर्वर हैं, सबका एक इंटरनेट सिस्टम है। अब ब्लॉकचेन क्या होता है कि ब्लॉकचेन भी एक वेबसाइट तरह की चीज है, वेबसाइट जैसी चीज है। आप वेबसाइट तो नहीं बोल सकते, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे ही आप ब्लॉकचेन को ऑन करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, वो क्या करता है, उसको कोई सर्वर नहीं दिया जाता है, उसको खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो चंद्रमा के आसपास वो घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको मैं भूल गया। उसको छोड़ दिया जाता है, वो घूमता रहता है, फोटो लेता रहता है, सब कुछ करता रहता है, तो वो दुनिया के सभी सर्वरों के साथ कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही ब्लॉकचेन क्या करता है, उसने अमेजोन के भी सर्वर पे कनेक्ट हो गया, नेटफ्लिक्स के भी सर्वर पे कनेक्ट हो गया, गूगल के भी सर्वर पे कनेक्ट हो गया। यानी दुनिया के जितने सर्वर थे वो सभी सर्वरों पे जाके वो कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब क्या हुआ कि जब ब्लॉकचेन का कोई अपना सर्वर नहीं है, वो सर्वर का कोई रेंट नहीं देता, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इस तरीके से है कि वो दुनिया के सभी सर्वरों पे कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब आप किसी 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 भी चीज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए आपको उसके सर्वर को रोकना पड़ता है एडिट करने के लिए, या उसको बंद करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए से। तो अगर आप सर्वर को नहीं रोक पाए, दैट मीन्स आप एडिट नहीं कर पाओगे, अपग्रेड नहीं कर पाओगे, बंद नहीं कर पाओगे। तो जब ब्लॉकचेन का कोई सर्वर ही नहीं है, और ब्लॉकचेन का सर्वर अगर मैं मान लूं कि है, तो क्या है ब्लॉकचेन का सर्वर? दुनिया के जितने भी सर्वर्स हैं सारे ब्लॉकचेन के सर्वर हैं। यानी अगर कोई मुझे पूछे कि क्या किसी भी सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है कि ब्लॉकचेन को बंद किया जा सकता है, आंसर इज यस, बंद किया जा सकता है। कब बंद होगा? जब दुनिया के सभी सर्वर बंद हो जाएं। दुनिया के सभी सर्वर, इंडिया के नहीं, दुनिया के सभी सर्वर बंद हो जाएं। अच्छा, दुनिया के सभी सर्वर कब बंद हो सकते हैं? जब पूरे दुनिया से इंटरनेट बंद हो जाए। क्या ये पॉसिबल है कि दुनिया से सभी इंटरनेट को बंद किया जा सके? कुछ समय के लिए ही, 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी सही, बंद किया जा सकता है क्या? आंसर इज नो। कई बार हो सकता है कि कई ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हो या कोई दुनिया का और कोई लीडर हो जो ये चाहे कि ब्लॉकचेन को बंद किया जा सकता है। लेकिन क्या दुनिया में कोई एक ऐसा लीडर है जिसको पूरी दुनिया सुनती है? एक छोटे छोटे मुद्दे पे दो देश आपस में सहमति नहीं बनाते। तो ये इम्पॉसिबल सा है कि पूरे दुनिया से इंटरनेट सिस्टम को बंद कर दिया जाए, क्योंकि आज पूरी दुनिया इंटरनेट पे आधारित है। अंतरिक्ष में भी जो फोटोज आती है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से आता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ब्लॉकचेन को बंद नहीं किया जा सकता, एडिट नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये सही बात है कि ब्लॉकचेन को चेंज नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा और मैं ब्लॉकचेन के ऊपर बात करता हूँ। ब्लॉकचेन को ब्लॉकचेन क्यों कहा जाता है? एक बार मैंने एक कहानी बताई थी आप लोगों को, जिन जिन लोगों ने सुनी होगी।
उनको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको पहली बार समझ में आ जाएगा। और मैंने बताया था दोस्तों कि एक राजा थे, उनके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरी हुआ करती थी। उस डायरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती, जिसके चोरी होने से उनके राज्य को, या वो जो सीक्रेट जानकारियां होती है ना आज की, जो आजकल इंडिया पाकिस्तान और देशों में ये जो सीक्रेट एजेंसियां होती हैं, आईएसआई और रॉ, इनके डेटा को बहुत सुरक्षित रखा जाता है। तो वो डेटा अगर लीक हो जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। तो राजा ने सोचा कि यार कैसे करूं। तो राजा ने क्या किया कि यार एक बहुत बड़ा वो अलमारी बनवाया, मतलब सेफ बनवाया, तिजोरी बनवाई, और उसके अंदर डायरी रख के और उसको चाबी लगा के, ताला लगा के बंद कर दिया और चाबी को अपने पास रख दिया। फिर वो रात को गए जब सोने, तो उनको समझ में ये सोचा कि यार क्या मैंने डायरी को सेव कर दिया। तो उनको आंसर मिला कि नो, हो सकता है तिजोरी कोई तोड़ ना पाए, इतनी मजबूत हो, लेकिन क्या तिजोरी की चाबी को ढूंढा नहीं जा सकता? अगर किसी को तिजोरी की चाबी मिल जाए, दैट मीन्स, लोग मीटिंग में है, तो दैट मीन्स ये हुआ कि वो उस, एक मिनट, हाँ 1 ml। चलिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मेरे बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था मुझे दवाई बताने के, सॉरी। तो उनको ये लगा कि नहीं यार तिजोरी तो मिल गई, तिजोरी बनवा दी, तोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी अगर किसी को चाबी मिल जाए तो क्या होगा कि वो तिजोरी खुल जाएगी, दैट मीन्स वो सेफ नहीं है, मेरा डेटा सेफ नहीं है। तो उन्होंने बड़ा परिश्रम किया, बड़ा सोचा समझा कि यार इसको कैसे सेव किया जाए। तो उनके मन में एक आइडिया आया और उन्होंने क्या किया कि पहले डायरी के पेजेस को गिना, और जितने पेजेस थे उतनी तिजोरियां बनाई, और हर तिजोरी को अलग अलग जगह पे रखा, और पूरी डायरी को फाड़ के हर पेज को अलग किया। पहले पेज को पहले बॉक्स में रखा और उसको चाबी लगाई, और दूसरे जगह पे रखे हुए दूसरे तिजोरी में दूसरे पेज को रखा, और पहले वाले बॉक्स की चाबी को दूसरे तिजोरी में डाल दिया। और फिर वहां से उसकी चाबी निकाली, तीसरे पेज को कोई तीसरी जगह पे तीसरा बॉक्स रखा हुआ था उसके अंदर डाला, और दूसरे वाले चाबी को तीसरे वाले में डाल दिया। अब उनको पता चला, जब उन्होंने सोचा कि क्या अब मेरी डायरी सेफ है, तो उन्होंने कहा कि हाँ अब सेफ है, क्योंकि अगर एक डायरी किसी को एक चाबी मिल भी गई तो वो पहला तिजोरी खोल लेगा, या कोई भी एक खोल सकता है, लेकिन उसके बाद उसको वहां से एक चाबी भी मिल जाएगी, लेकिन अगर 100 पेज हैं तो उसको 100 तिजोरियां ढूंढनी पड़ेगी, और 100 तिजोरियां अलग अलग जगह पे हैं जिनका इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास है। तो ये सेफ हो। ब्लॉकचेन ऐसे ही काम करता है। ब्लॉकचेन कुछ भी काम नहीं करता, ब्लॉकचेन सिर्फ इतना काम करता है कि आपके डेटा को सेव रखता है। वहां पे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे तिजोरी आती है, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। हर ब्लॉक का एक लिमिटेड स्पेस होता है। जैसे, अब चलिए वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लिमिटेड स्पेस होता है, जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है ना, 4 GB 8 GB 12 GB, वैसे हर ब्लॉक का एक बराबर का स्पेस होता है। और जैसे ही उस ब्लॉक में उतना डेटा फिल हो जाता है, वो आपके नेक्स्ट डेटा को अगले ब्लॉक में फिल कर देता है, फिर उसके अगले डेटा को अगले ब्लॉक में फिल कर देता है, और हर ब्लॉक एक दूसरे के साथ जुड़ता जाता है। हर ब्लॉक एक दूसरे के साथ जुड़ता जाता है। तो इस तरीके से एक ही व्यक्ति की जो डेटा होता है वो बहुत सारे जगहों पे फिट हो जाता है, या एक ही डेटा अलग अलग ब्लॉक्स में होता है। तो किसी एक ब्लॉक को हैक कर लेने से भी कुछ नहीं होगा, और जो पूरा का पूरा डेटा होता है वो कोडिंग के रूप में होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उस डेटा को चेंज किया जा सके, बदला जा सके, या उसको हैक किया जा सके। ये सारी चीजें इम्पॉसिबल सी होगी। यानी दुनिया की एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हैक नहीं किया जा सकता, जिसको बंद नहीं किया जा सकता, जिसको एडिट नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग ब्लॉकचेन बोलते हैं। यानी अभी तक हम इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि हाँ, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको बंद, एडिट, चेंज नहीं किया जा सकता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। क्या वास्तव में ऐसा है? क्योंकि ब्लॉकचेन भी तो कोई बनाता है। तो ब्लॉकचेन के अंदर, अब फिर से समझिएगा कि जिस तरीके से उस ब्लॉकचेन में एडमिन ने अपने सिस्टम को रखा है, जिस तरीके से उसको डिजाइन किया है, वो ब्लॉकचेन उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन
ब्लॉकचेन की उसको 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया ब्लॉकचेन को। अब ब्लॉकचेन का मतलब बहुत सारे कंपनियां आ जाती है ना, आप उनसे पूछें कि भैया आप कौन से ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, तो कहेंगे कि भैया हम ब्लॉकचेन पे किसी के और के ब्लॉकचेन पे काम नहीं करते, हमारा खुद का ब्लॉकचेन है। और एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए एम कॉइन, बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं, एम कॉइन, बी कॉइन, अलग अलग सिस्टम्स आते रहते हैं। वो कहते हैं हम किसी के ब्लॉकचेन पे काम नहीं करते, हमारा खुद का ब्लॉकचेन। अब ये और ज्यादा खतरनाक है खुद के ब्लॉकचेन वाले, उस पर भी मैं बात करूंगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ ब्लॉकचेन कितने तरह के होते हैं। तो ब्लॉकचेन 4 तरीके के होते हैं मेरे भाई। पहला ब्लॉकचेन होता है जिसको हम लोग पब्लिक ब्लॉकचेन बोलते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन का मतलब क्या है कि वहां पे उसके बनाने वाले के पास भी उतना ही अधिकार होता है जितना किसी यूजर के पास होता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति उसमें जाके एंट्री कर सकता है और हर व्यक्ति एंट्री को देख सकता है। मतलब आप कोई एंट्री चेक भी कर सकते हैं और आप अपनी एंट्री डाल भी सकते हैं उसमें, अगर कोई डेटा डालना चाहते हैं तो। उदाहरण के तौर पे आज दुनिया में किसके पास कितने बिटकॉइंस हैं आप चेक कर सकते हैं। या दुनिया में अगर जैसे आपको पास मेरा रिसीविंग एड्रेस है तो आप ये चेक कर सकते हो कि मेरे पास कितना बीयूएसडी पड़ा हुआ है या कौन सा कॉइन मेरे पास कितना है। लेकिन अगर एड्रेस नहीं है तो भी पूरे दुनिया में कितना बीयूएसडी टोटल है और उस बीयूएसडी का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कौन कौन से यूजर के पास कितना कितना है, ये आपको दिख जाएगा। मतलब अगर आपका मान लीजिए कि मैं कहूँ कि सुरेश शर्मा जी के पास मुझे चेक करना है बीयूएसडी कितना है, लेकिन मेरे पास उनका एड्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं जाके कॉइन मार्केट कैप पे चेक करूंगा तो उसमें इनका भी एड्रेस दिखाई देगा कि भाई साहब ये भी एक शख्स है जिसके पास $2 है। इनका नाम लिखा हुआ नहीं आएगा लेकिन इनकी रिसीविंग एड्रेस मुझे दिखाई देगी। अगर आज दुनिया में 100 करोड़ लोगों के पास आधा आधा बीयूएसडी है तो 100 करोड़ एड्रेसेस आपको बीयूएसडी की वेबसाइट उस पे ब्लॉकचेन पे दिखेंगे। ये फायदा है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन उसको बोलते हैं मेरे भाई जहां पे हर व्यक्ति का समान अधिकार होता है, वो सारा डेटा एंट्री भी कर सकता है और सबका डेटा देख देख भी सकता है। लेकिन ये डेटा इस तरीके से, क्योंकि जब इसको गोपनीय किया जा रहा था कि भाई कोई वो मिडल मैन नहीं होना चाहिए, सबकी जानकारी सबके सामने सेफ होनी चाहिए, लेकिन वहां पे भी फिर एक सिक्योरिटी का इशू आ गया कि यार ठीक है मैं अगर बता दूं कि यार मुकेश जी के पास तो 1 करोड़ का वो पड़ा हुआ, तो मुकेश जी के तो जान ही खतरे में आ गई, फिर क्या किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, आपका डॉक्यूमेंट के जगह पे क्या हुआ, रिसीविंग एड्रेस का यूज किया गया। तो ये तो पता चल रहा है कि एक फला रिसीविंग एड्रेस है और इस व्यक्ति के पास 1 करोड़ है, लेकिन वो 1 करोड़ वाले व्यक्ति का नाम क्या है मुझे नहीं पता, ये आपको दिख जाता है। और जिन लोगों को देखने नहीं आता है, मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। एक वेबसाइट है क्वाइन मार्केट कैप, क्वाइन मार्केट कैप, उसमें कोई भी आप कॉइन डालिए, उसके मार्केट शेयर में जाइए और उसके बाद पूरा उसके कितने होल्डर्स हैं, जियो से लेके पहले दिन से लेके आज तक किसने कितना खरीदा बेचा, कब क्या रेट था, वो सब कुछ आपको हिस्ट्री कॉइन मार्केट कैप में दिख जाती है। अगर आपके पास यूएसडी है तो आपको अगर ढूंढना आता है तो आपको अपना रिसीविंग एड्रेस भी वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी होती है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन जहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसी तरीके से डिजाइन होता है, जितना मेरा अधिकार उतना आपका अधिकार, उतना ही बनाने वाले का अधिकार। अब ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन आज मार्केट में हैं, जैसे बीएनबी स्मार्ट चेन एक तरह का पब्लिक ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। पॉलीगन का जो नेटवर्क है यानी मैट्रिक का जो नेटवर्क है वो भी आपका एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। दूसरे ब्लॉकचेन जो लोगों को ठगे जा रहे हैं ब्लॉकचेन के नाम पे, ये होते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन। अब प्राइवेट ब्लॉकचेन भी एक तरह का ब्लॉकचेन ही है, लेकिन इसको बनाते समय एक कंडीशन डाल दी जाती है। प्राइवेट ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट अकाउंट, जैसे आपका एक सेविंग अकाउंट होता है, एक ज्वाइंट अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट में, अच्छा एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मेरा माइक चल नहीं रहा, माइक में दिख नहीं रहा मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। तो अगर मेरी आवाज ना आए मुकेश सर तो बता दीजिएगा, मेरा माइक ग्रीन नहीं होता है। ओके तो एकदम जो क्लियर प्राइवेट आवाज आ रही है ब्लॉकचेन सर, है, कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्राइवेट ब्लॉकचेन है ये एक तरफ से ज्वाइंट अकाउंट होता है और इसमें एक जो कंडीशन लगी होती है, वो कंडीशन क्या होती है कि आधा जो है, आधा जो अथॉरिटी है वो तो क्रिएटर के पास होती है और 50% अथॉरिटी जनता के पास होती है। अब मतलब इसका समझिएगा, अगर ब्लॉकचेन में चेंजेस करना है तो आपके कम्युनिटी का 50% और एक आपका खुद का वोट। जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि एक ब्लॉकचेन है जिसके 100 यूजर हैं,
जो प्राइवेट ब्लॉकचेन है इसको आपको चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करोगे? तो इसमें क्या होगा, जो 100 लोग यूज कर रहे हैं उसमें से कम 51 लोगों का वेरिफिकेशन या अप्रूवल चाहिए आपको, और एक आपका अप्रूवल चाहिए, आप ब्लॉकचेन को चेंज कर दोगे। तो ये भी एक तरह का सेफ ब्लॉकचेन है। लेकिन दुनिया में इतने समझदार लोग हैं कि वो क्या करते हैं, जब उनको चेंज करना होगा, मान लीजिए आपने एक ब्लॉकचेन बनाया, अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाया, और आपके पास 100 यूजर हो गए, तो 100 यूजर में से कितने यूजर आपको चाहिए? 51 यूजर, और एक आप तब आप चेंज कर पाओगे, अदरवाइज चेंज ही नहीं करोगे आप। अब मान लो कम्युनिटी तैयार नहीं हो रही है चेंज करने के लिए, लेकिन आप क्रिएटर हो, आप चेंज करना चाहते हो, तो अब क्या करोगे आप कि अपनी 50 आईडी खुद की लगा दोगे। अब टोटल मेंबर कितने हो गए? 150। अब 150 में से आपको कितना अप्रूवल चाहिए? 75 का। तो पहले से 25-30 उनकी 100 में से अपनी आईडी होती है, 50 और लगा लिया होता है, पूरा कंट्रोल आपके पास हो जाता है। जैसे आजकल लोगों के ट्रस्ट वॉलेट हैक होते हैं ना, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट में, वो आपको एक लिंक भेजता है और आपका जो ट्रस्ट वॉलेट होता है वो मल्टी सिग्नेचर वॉलेट में बदल जाता है, 2 लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है। तो वो ऐसे नहीं करता, आपका सीक्रेट की उसके पास नहीं जाता है, लेकिन वो आपके रिसीविंग एड्रेस से आपके ट्रस्ट वॉलेट को मल्टी सिग्नेचर वॉलेट में कर लेता है। अब वो 3 अकाउंट एक साथ कनेक्ट होते हैं, जिसमें से 2 का अप्रूवल उसको चाहिए होता है, एक का ना भी मिले तो भी वो पैसा निकाल सकता है। अब आपके पास आपका खुद का एक अकाउंट है, लेकिन आप कितने यूजर हैं? एक है। उसने अपने 2 अकाउंटों के साथ कर लिया, तो 2 का अप्रूवल चाहिए, दोनों से वो अप्रूवल देके पैसे निकाल लेता है। लेकिन जब आप अप्रूवल करते हो तो कहता है कि भैया 2 लोगों का और दे दो, तो आप कहते हो यार मैंने तो अकाउंट बनाया, बाकी 2 कहाँ है? तो ये सब होता है। तो वैसे ही प्राइवेट ब्लॉकचेन में होता है। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन ये सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होता है। जैसे आज की डेट में कई सारे लोगों ने न्यूज के माध्यम से सुना होगा कि मुकेश अंबानी जी जो हैं, ये अपना एक ब्लॉकचेन बना रहे हैं जिसमें ये अपने कस्टमर का डेटा रखेंगे। तो वो पूरा एडमिन के कंट्रोल में होता है, उसको चेंज किया जा सकता है, और बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। तो वो अपना ब्लॉकचेन बना रहे हैं, और मे भी इस साल के अंत तक इंडिया का अपना रिलायंस वालों का ब्लॉकचेन आ जाएगा। लेकिन वो इन सब कामों के लिए नहीं होगा। उनका जो रिलायंस की जो डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें, या उनके जियो कस्टमर्स का जो डेटा है उसमें वो सेव करके रखेंगे, ताकि इन फ्यूचर उनका बहुत सारा पेपर वर्क कम हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। उस पर हम लोग बात करेंगे तो लंबा टाइम हो जाएगा। तो ये प्राइवेट ब्लॉकचेन। तीसरा ब्लॉकचेन होता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन जब बनता है तो ये कुछ कंपनियों के लिए होता है। इसमें कुछ कंपनियां होती हैं, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, उन सबको मिलकर एक ब्लॉकचेन बना लिया जाता है। कई कंपनियां मिलकर एक ब्लॉकचेन बनाती है और सबके पास अलग अलग शेयर होते हैं। उसके हिसाब से उनको मतलब अप्रूवल देने की वो होती है, और उसके हिसाब से अगर सब लोग अप्रूव करते हैं तो वहां पे भी चेंज हो जा सकता है। हाइब्रिड ब्लॉकचेन जो होता है, ये पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन का दोनों का कॉम्बी होता है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, कुछ शेयर इनका क्रिएटर के पास होता है, कुछ शेयर लोगों के पास होता है। तो इस तरीके से करके काम करता है। मतलब कुल मिला के आप ये समझे शॉर्टकट में, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत भी रहा है। पब्लिक ब्लॉकचेन को छेड़ के कोई भी ऐसा ब्लॉकचेन नहीं है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। चारों में से बदलाव किया जा सकता है। अब ये जो बहुत सारे लोगों के पास कंपनी आती है ना, जो लोग ये लोग बोलते हैं पता नहीं, जब आपके पास नॉलेज होगा तो वो बात ही नहीं करेंगे, इसलिए बोलता हूँ नॉलेज रखो। मेरे से कई बार लोग आते हैं, बात करते हैं, वो चुप हो जाते हैं, धीरे से हाथ जोड़ के फोन काटते चले जाते हैं। किसी ने मुझे मिला, और आपको भी मिलते होंगे, बोलते होंगे हमारा, आप उनसे पूछोगे अच्छा ठीक है डिसेंट्रलाइज है, कहेगा हाँ डिसेंट्रलाइज है। किसकी ब्लॉकचेन पे काम करते हो? कहता सर यही तो बढ़िया बात है, हमारे पास कोई ब्लॉकचेन है ही नहीं, हम किसी की ब्लॉकचेन पे काम नहीं करते, हमारा अपना ब्लॉकचेन है। उसके बाद पूछो कि प्राइवेट ब्लॉकचेन है कि पब्लिक ब्लॉकचेन है, तो उसका मुंह ही उतर जाएगा, वो बोलेगा ही नहीं। अच्छा पब्लिक ब्लॉकचेन बोल दिया तो उससे पूछो कि क्या मैं तुम्हारा एपीआई ले सकता हूँ? दे दो एपीआई। अब एपीआई क्या होता है? अब आ गया मुंह में। एपीआई होता है जब आप किसी किसी भी पब्लिक ब्लॉकचेन पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पे एपीआई ऑप्शन होता है। और वो एक एपीआई का मतलब, जैसे आपका ओटीपी आता है मोबाइल का, उस तरीके का एक लिंक होता है जिससे आप अपने डेटा को जब वहाँ पे ऐड करते हैं तो एपीआई मांगता है, एपीआई डाल के उससे कनेक्ट किया जाता है। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन जो होते हैं उसके पास एपीआई नहीं होता है। मतलब जैसे मान लो सपोज के तौर पे कि मैं एम कॉइन का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने बहुत उस पर स्टडी नहीं किया, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। या एम भी नहीं, मैं यू कॉइन मान लेता हूँ। यू कॉइन करके एक सिस्टम है। अरे यू कॉइन करके एक सिस्टम है, तो मैं कैसे पता करूँ कि वो प्राइवेट ब्लॉकचेन है कि पब्लिक ब्लॉकचेन है? अगर उस पे सिर्फ उस ब्लॉकचेन पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम काम कर रहा है, दैट मीन्स वो प्राइवेट ब्लॉकचेन है। अगर उस पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं तो पब्लिक ब्लॉकचेन है। जैसे आज की डेट में मैं बीएनबी स्मार्ट चेन की बात करूं,
तो आप अगर ढूंढोगे तो आपको हजारों ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे प्लान, ट्रांजेक्शन्स, ट्रेडिंग मिल जाएगा जो बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे हो रहा है। जैसे फोर्सेस जो है यूएसडी के ब्लॉकचेन पे काम करता है, तो अल्फा बिन भी तो कर रहा है उसी पे। उसके अलावा बीएनबी फ्यूचर भी तो कर रहा है। और बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो उसके ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। वो कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, कोई भी अपना डेटा उस पे डाल सकता है। एपीआई उसका लेता है, एपीआई का कुछ हल्का फुल्का उनका चार्ज होता है, 2-3 हजार रुपए। वो एपीआई खरीदता है, उस पर अपने डेटा को डाल देता है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मेरा ब्लॉकचेन है तो उसका ब्लॉकचेन है, वो सही कह रहा है, वो उसका ही ब्लॉकचेन है। बीएनबी ब्लॉकचेन किसी का ब्लॉकचेन नहीं है, ये पूरी दुनिया का ब्लॉकचेन है। ये आपका ब्लॉकचेन है, ये मेरा ब्लॉकचेन है, ये सबका बराबर अधिकार है। और सिर्फ बीएनबी का ही नहीं, सारे पब्लिक ब्लॉकचेन पे हर व्यक्ति का समान अधिकार होता है, कोई उसमें कोई बदलाव, चेंजेस नहीं किया। इसलिए पब्लिक ब्लॉकचेन जो है ये सबसे बेहतर होता है, सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। तो ब्लॉकचेन आप लोग समझ गए। एक चीज और आप लोगों को समझ लेते हैं, फिर हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलेंगे। फिर आगे कुछ और अच्छी बातें करेंगे। परेशान मत होइएगा, लास्ट तक बैठे रहिएगा। 1 घंटा हो गया है और कभी कभी ये मीटिंग होती है, थोड़ा लंबा चलेगा। अब अगला हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, ब्लॉकचेन की बात हम लोगों ने कर ली। अब एक चीज यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, जो आगे आप लोगों को काम आएगी जब मैं सिस्टम्स आपको दिखाऊंगा। कि यार आप एक घर बनवा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि आपने पैसा कमाया और आपने एक घर खरीद लिया दिल्ली में। बहुत बड़ा घर है, उसमें 40-50 कमरे हैं। क्या आप किसी को भी दे दोगे कि आ जाओ मेरे घर में रहो? ना, मुझे तो नहीं लगता। आप कोई जानने वाला है, कोई दया की भावना है, कोई हेल्प की भावना है, तो 1-2 कमरों में हो सकता है आप कर ले। लेकिन सारे कमरे किसी को भी बोले कि आओ मेरे घर में रह जाओ, ना। क्योंकि वहां पे आपने पैसा लगवाया हुआ है। आप 2 कंडीशन में दे सकते हो, या तो अपने जो एक्स्ट्रा रूम्स हैं उसको बेच सकते हो, फ्लैट्स को, या उसको किराए पे दे सकते हो। फ्री में थोड़े दे देंगे, कोई नहीं देंगे। और यही हमको समझना है कि अगर बीएनबी स्मार्ट चेन है या कोई भी ऐसा पब्लिक ब्लॉकचेन है, उसको बनाया तो बहुत, मतलब हम लोग तो ये छोटे स्तर पे बात करते हैं, 2-2 हजार 3 हजार करोड़। अगर आपको एक पब्लिक ब्लॉकचेन बनाना है और अच्छी कैपेसिटी के साथ बनाना है तो इतना पैसा लग जाता है। लेकिन ये जिस ब्लॉकचेन की हम लोग बात करते हैं, लाखों करोड़ रुपए लगे हुए इसको बनाने में। तो अगर इतना पैसा लगा के किसी ने इस तरीके का ब्लॉकचेन बनाया, तो उसको क्या पड़े यार कि यार अल्फाबिन वाले आओ और अपना जो है पूरा इसमें डाल के अपना काम करो, या फोर्साज वाले आ जाओ, इसमें अपना डेटा डालो और अपना काम करो, या किसी भी A to Z कंपनी को क्यों दे देगा वो ब्लॉकचेन अपना? इतना पैसा लगा के बनाया। तो उसका एक रीजन है दोस्त। ये जब आपको एपीआई देते हैं, तो एक तो एपीआई से इनको पैसा मिलता है, एपीआई आपको खरीदना पड़ता है। और एपीआई के बाद जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उस ब्लॉकचेन में, हर बार आपको गैस फी कटता है, और वो गैस फी उसके बनाने वाले को जाता है, उसको क्रिएटर को जाता है। और उसी गैस फी के लिए ये सारे ब्लॉकचेन वाले अपना ब्लॉकचेन बनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर ट्रांजेक्शन करेंगे। यहाँ तक कि आप कोई कॉइन खरीदते हैं, उसको मतलब आगे कहीं किसी और को फॉरवर्ड करते हैं, सेंड करते हैं, या किसी से रिसीव करते हैं, तो भी आपका गैस फी छोटा अमाउंट करता है। और ये गैस फी उसी को जाता है जिसका वो ब्लॉकचेन होता है, जिसने वो ब्लॉकचेन को बनाया होता है। और उसी गैस फी के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया जाता है, काम किया जाता है। और वास्तव में बहुत कमाई है, मतलब ये समझो अरबों खरबों की कमाई है। और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाना कि जो बीएनबी स्मार्ट चेन के जो क्रिएटर हैं, जो मालिक हैं, जिन्होंने बनवाया था, उनका नाम है सीजेड झाओ। सीजेड झाओ, सीजी बोलते हैं उनको। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं यार, बहुत, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग जरूर उनको फॉलो कीजिएगा। सीजी झाओ जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, आज से 7-8 साल पहले तक, 7-8 साल पहले। और बहुत मेहनती आदमी थे। इंजीनियरिंग करते 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 क्रिप्टो समझ में आया। फिर वहां से उन्होंने कुछ बिटकॉइंस खरीदे धीरे धीरे, उसी समय की बात है। और उन बिटकॉइंस को बेच के उन्होंने अपने कैरियर में, जिस समय क्रिप्टो को कोई जानता नहीं था, और उस समय उन्होंने इसको एज ए कैरियर सेलेक्ट किया था, नौकरी छोड़ के। और आपको जान के बड़ा हैरानी होगा कि उन्होंने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब अपने नाम पे लिया। आज की डेट में वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और आपको ये भी जान के बड़ा वो होगा, ताजुब होगा, कि उनसे पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो थे, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया की बात कर रहा हूँ, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हुआ करते थे। अब एक मुकेश अंबानी का कैरियर देखिए और एक सीजी का कैरियर देखिए, आपको पता चलेगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर पोटेंशियल क्या है, अगर आपको नॉलेज है, अगर आप ईमानदार हैं। मुकेश अंबानी ट्रिलियों से अमीर हैं। कितनी कंपनियां वो खुद उनको नहीं पता, कितने प्रोडक्ट है उनको खुद नहीं पता।
और आज वो इतने अमीर थे, लेकिन आज एक बच्चा जिसकी एज अभी 30-32 साल की है, सिर्फ अपने 6 से 7 साल के करियर में उनको पीछे छोड़ के चला गया। किससे? बाइनांस की वजह से। उन्होंने बाइनांस बनाया, उन्होंने पहले स्मार्ट चेन बनाया, उसके बाद उन्होंने बाइनांस बनाया, लोगों का ट्रेडिंग करना आसान किया, उसमें से पैसों को लेन देन करना आसान किया, मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो बंदा। तो भाई क्वेश्चन इज कि अगर उन्होंने एक ब्लॉकचेन बनाया तो हमको इसीलिए दिया कि उनको जो है गैस फी मिले, और ये गैस फी कितना अमाउंट होता है आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिएगा कि अगर अगले 5 साल तक उन्होंने सही तरीके से काम किया तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे, पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी होंगे। और ये 100% है, और रियल में ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बहुत अमीर, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, बहुत कभी झूठ नहीं बोलता वो बंदा। अगर आप उसको ट्विटर पे फॉलो करेंगे तो एक एक बातें बहुत ही शालीनता से, बहुत अच्छे से लिखता है। कई बार वो अपने कॉइन के बारे में भी ट्वीट कर देता है कि मेरा ये कॉइन अभी मत खरीदना, लग रहा है इसका प्राइस नीचे जाएगा। ही इज वेरी ऑनेस्ट। खैर हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और बैठे रहिएगा यार, नहीं तो अगर परेशानी होगी तो हम लोग कल आगे कंटिन्यू कर लेंगे। आधे घंटे तो और झेल लो, है ना। कई लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आधे घंटे झेल लो, आगे मजा आएगा आप लोगों को। ये बेसिक जानकारियां हैं, ये रहेंगी तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी, जब आप लोगों को मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल के दिखाऊं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉरी ब्लॉकचेन समझ में आ गया। अब क्या कोई सिस्टम ब्लॉकचेन पे होता है? मैं कहता हूँ अल्फाबेट जो है ब्लॉकचेन पे है, या फोरसाज ब्लॉकचेन पे है, या कोई और सिस्टम ब्लॉकचेन पे, क्या ऐसा होता है? कोई सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जा सकता है? होता है क्या ऐसा? आंसर इज नो। दुनिया का कोई भी सिस्टम ब्लॉकचेन पे नहीं जाता है मेरे भाई, पॉसिबल ही नहीं। तो ब्लॉकचेन के पे है ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस सिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया जाता है। अब ये नया वर्ड आ गया, ब्लॉक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मेरे भाई? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खोज, नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, निक साजबो या साबो करके व्यक्ति हैं जिन्होंने 1994 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, 1994। निक साजबो करके उनका नाम है। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसको समझना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का एक एग्रीमेंट है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया ना, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कई लोगों के वॉलेट से पैसे गायब हो जाते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक नहीं करते, उनके पास एक लिंक आता है और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कोडिंग के रूप में कि मैं ये अप्रूव करता हूँ कि मेरे ट्रस्ट वॉलेट में जितना पैसा है निकाल लिया जाए। आप अप्रूव करते हो, कंफर्म करते हो, पासवर्ड डालते हो, सारा पैसा गायब हो जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है किसी के साथ। और जैसे ही जब, लेकिन एक चीज है कि जब तक आप अप्रूव करके पासवर्ड नहीं डालोगे, आपके साथ कोई गलत नहीं होना है। इसलिए जब भी आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करते हैं तो पहले उसके सारे सेक्शंस को चेक किया करें। कई लोगों के साथ इसलिए गलत हो जाता है। खैर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? सपोज कीजिए आपका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। उदाहरण के तौर पे मैं मान लीजिए कि मुझे घर लेना है, मैं एक डीलर के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ये घर लेना है। डीलर कहता है 40 लाख रुपए का है। मैं कहता हूँ मेरे पास अभी 10 लाख रुपए है। वो कहता है 10 लाख रुपए जमा करा दो और अगले 1 साल तक 1-1 लाख रुपया और दे दो, तो आपका 20 लाख हो जाएगा। फिर मैं आपको यहाँ पे रहने की आजादी दे दूंगा, बाकी आप पैसे रहते रहते धीरे धीरे देते रहे। 10 लाख रुपए मैंने उसको दिया एग्रीमेंट के हिसाब से, और 1-1 लाख रुपया हर साल दिया। साल भर के बाद मैं उसके पास गया, मैंने कहा भैया मैं तो ऐसे ऐसे एग्रीमेंट करके गया था, मुझे कर दो। वो सीधा कहता मैं तो आपको जानता ही नहीं, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ, आपने कैश में पैसा दिया था। खैर ऐसा होता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आजकल लोग समझदार हैं, वो ऑनलाइन पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं। कैश में दिया, वो नकार गया, पूरी तरीके से हट गया। भाई मैंने तो लिया नहीं पैसा, तुमने दिया नहीं, हमारी तो कोई बात ही नहीं है। 20 लाख रुपए आपके पानी में पड़ रहे हैं। अब आप क्या सोचते हो? मेरे पास तो एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, आपने तो एग्रीमेंट साइन करके दिया था। वो कहता है मेरा एग्रीमेंट ही नहीं है, मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ, पता नहीं तुम कहाँ से बनवा के लाए हो, किसकी सिग्नेचर है, मेरा तो सिग्नेचर भी ऐसा नहीं होता। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आप चले जाते हो, केस करते हो हाई कोर्ट या जो भी है, मुझे उसका प्रोसेस नहीं पता। आप जाके केस करते हो कि एक व्यक्ति को मैंने पैसा दिया घर के लिए, उसने मेरे से 20 लाख रुपए लिए और अब वो मना कर रहा है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो एग्रीमेंट है वो सही है।
आपने जिसको गवाह बनाया वो जिंदा है, वो बोल रहा है कि हाँ भाई मेरे सामने हुआ, तो भी आजकल 5 साल 10 साल 20 साल लगेगा, उसके बाद अब क्या फैसला होगा वो कंडीशंस तय करती। तो ये एक नॉर्मल एग्रीमेंट की सच्चाई है। नॉर्मल एग्रीमेंट के साथ मैनिपुलेशन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, झूठ भी बोला जा सकता है, कुछ कंडीशंस लगाई जा सकती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कोड्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है, बनाया जाता है, और इसमें कोई गवाह नहीं होता है, कोई सबूत नहीं होता है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हमने एक मशीन बनाई, एक तरफ आलू रखा, जैसे वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, उससे भी आसान बताता हूँ। आजकल वो अगर आप लोग दिल्ली मुंबई कहीं पे वो गए होंगे एयरपोर्ट वगैरह पे, या कई अच्छे रेलवे स्टेशन है, तो वहां पे एक मशीन लगी होती है, वहां से चिप्स विप्स अंदर रखा होता है, और आप क्या करते हो कि 10 रुपए का नोट डालते हो और वो बटन दबाते हो कि कौन सा चिप्स आपको चाहिए। तो अगर आपने पैसा बराबर डाला तो क्या करेगा, वो 10 रुपए का चिप्स आपको नीचे गिरा देगा, वो चिप्स उठाओगे, आप चले आओगे, वहां पे कंडीशन लगी हुई, उसको नोट की पहचान है। लेकिन कम पैसा डालोगे तो क्या करेगा, वो आपका पैसा बाहर फेंक देगा, आप जितनी बार डालो वो हर बार आपका पैसा बाहर फेंकता रहेगा, ना आपको सामान मिलेगा ना वो आपका पैसा लेगा। इसी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंडीशन लगाया हुआ कि $5 की ज्वाइनिंग करोगे तो $5 जो है इस व्यक्ति को चला जाएगा। अब अगर आप $5 से कम डाल रहे हो तो क्या करेगा, वो अप्रूव ही नहीं होगा, बोलेगा इनसफिशियंट बैलेंस। और $5 डालोगे तो जिस तरीके से कंडीशन है उस तरीके से उस व्यक्ति को वो चला जाएगा, वो चाहे 10 लोगों को जाना है या एक आदमी को जाना है, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डिजाइन किया गया। तो ये तो हो गया मेरे भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक बनाया गया है जिसके हिसाब से वो चल रहा है। सुमित सर बहुत सही समय पे आए हैं। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहाँ पे कोई आदमी नहीं है आपके बीच में, दो सिस्टम्स बनाए गए, इधर से इतना पैसा डालेंगे तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो अपने हिसाब से वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं उधर सीधे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलेंगे और 10-15 मिनट में क्लोज करेंगे, बाकी की चीजें हम लोग कल देखेंगे क्योंकि रात्रि का समय है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे झूठ की संभावनाएं खत्म हो जाती है, वो हो जाता है। अब किसी भी कोई, जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि कोई सिस्टम ब्लॉकचेन पे नहीं होता है, कोई भी सिस्टम ब्लॉकचेन पे नहीं होता है। उस सिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एपीआई के माध्यम से ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जाता है, गैस फी जाता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बड़े लोगों को प्रॉब्लम है, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे सिर्फ सिस्टम का जाना ये ऐसा है कि उसमें बदलाव नहीं होगा, चेंज नहीं होगा? नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव किया जा सकता है। तब अगला क्वेश्चन आता है, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करा देने से उसका सिस्टम वो नहीं होगा? वेरीफाई का मतलब क्या समझते हो? चलो मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई होने का मतलब आप क्या समझते हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वेरीफाई होने का मतलब ये है कि जो चीजें आप जिस तरीके से आपने सिस्टम को बनाया है उस तरीके से आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है। और इसको वेरीफाई कराने में आपको जान के बड़ा ताजुब होगा, 400 से 500 रुपए लगता है। आपने अगर खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो आप एक एप्लीकेशन डालिए जिस ब्लॉकचेन पे आप काम कर रहे हैं, वो आपसे आपकी फीस मांगेगा, वहां पे भर दीजिए डॉलर में, वो आपकी चेक करता है और कहता है हाँ भैया कोडिंग सही है, वेरीफाई हो गया, दैट्स इट। अब कोडिंग सही है तो क्या उसको चेंज किया जा सकता है? आंसर इज नो। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो गया तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है उसी तरीके से काम करता रहेगा। अब ये यहाँ से तो बिल्कुल हिलना मत, बहुत ही ध्यान से सुनना। जिस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन किया गया है जिंदगी भर वो उसी तरीके से काम करेगा एक बार वेरीफाई होने के बाद। यानी कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही कोई भी क्रिएटर ये ऑप्शन डाल दे कि मैं यहाँ से पैसे निकाल सकता हूँ तो निकालता रहेगा। अगर उसने ये ऑप्शन डाल दिया कि मैं इस सिस्टम को चेंज कर सकता हूं तो वो वेरीफाई होने के बाद भी चेंज कर सकता है क्योंकि उस सिस्टम को उसी तरीके से डिजाइन किया गया। तो अब ये कैसे पता करोगे कि कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या अथॉरिटी उसके बनाने वाले ने अपने पास रखा है, वो क्या क्या इन फ्यूचर कर सकता है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ? ये पता चलता है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपका रीड राइट और कोड का ऑप्शन होता है उसके अंदर पता चलता है। अब हम लोग वहीं पे डायरेक्टली चलेंगे बहुत जल्दी। उससे पहले एक चीज और मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और वेबसाइट दोनों अलग अलग चीजें हैं।
जैसे मैं अगर अल्फाविन का एग्जांपल लूं तो alphavin.us जो है एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट का एक सर्वर भी है। इस वेबसाइट को बंद भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है, एडिट भी किया जा सकता है, जो चाहो वो करो। लाल कलर है पीला करो, पीला है काला करो, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो वेरीफाइड है तो उसके अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 2-3 चीजें आपको देखनी होती है किसी भी सिस्टम में। पहला चीज है कि उसका अगर वेबसाइट किसी भी सिचुएशन में बंद हो जाता है इन फ्यूचर, क्योंकि वेबसाइट को बंद करना बहुत आसान है। कई लोग कहते हैं ना फला डिसेंट्रलाइज सिस्टम बंद हो गया, नहीं हुआ, उसका वेबसाइट बंद हो गया। अगर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है और अगर एक्चुअल में वो डिसेंट्रलाइज था तो आदमी जाके वहां पे आईडी लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि क्या वो जो वेबसाइट के बंद होने के बाद भी वहां पे आईडी लगाने का ऑप्शन है। अगर है तो ये बेहतर है कि अगर इन फ्यूचर उस वेबसाइट को बंद कर दिया जाता है तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आईडीज को लगा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ 2-4 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊंगा और उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी सिस्टम से कोई सिकवा गिला है या कोई दुश्मनी है। सिर्फ आप लोग समझ पाए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। मुकेश सर स्क्रीन आ रहा है क्या? मुकेश सर स्क्रीन आ रहा है क्या? आ रही सर। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेटाफोर्स की तरफ। और मेटाफोर्स का मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आता जाएगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेहतर से बेहतर कैसे होता जा रहा है और क्या फर्क है। मेटाफोर्स ही तो है, मेटाफोर्स डॉट स्पेस। पहली बार जब मैंने ये दिखाया था तभी इन लोगों ने क्या किया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही हटा दिया था। अभी ये देखिए ये, हाँ यही है शायद, हम आते हैं और ये यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैं इनका ढूंढता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है। पहले तो नीचे हुआ करता था, अभी इन्होंने यहाँ से चेंज कर दिया है, या ये गलत खुल गया है। वेबसाइट तो यही है, मेटा डैशबोर्ड डॉट स्पेस। पूरी वेबसाइट टैक्टालिक्स मैट्रिक्स आइडिया रॉयल्टी एनएफटी ग्रोथ। मुकेश सर आपके पास सेव है क्या इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? मैं स्पेलिंग उसका व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ आपके। बताइएगा एक बार। मेटा डैश है क्या? मेटा और फोर्स में आप स्पेस दीजिए, आ जाएगा सर। मेटा फोर्स में स्पेस दीजिए, मेटा और फोर्स के बीच में डैश डालिए। वही कह रहा हूँ। हाँ, एक तो ये डैश मेरा, डाल के आगे जाएगा। रुकिए रुकिए, आपका कीपैड है ना वो सर, और लग गया डैश का। हाँ, मेटा आगे आ गया डैशबोर्ड डॉट स्पेस, ये वाला है शायद। सर, ऊपर आ गया सर जी। ये फिर वही आ रहा है। एक मिनट दीजिएगा साथियों, इन्होंने पूरी वेबसाइट ही चेंज कर रखी है भाई। यहाँ पे कहीं आएगा, हाँ, वेब 3 इन्फो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। सिस्टम का कोड, टैक्टिल रॉयल्टी एनएफटी और टोकन कॉइन टेम्पररी यूज टोकन, ये है। हम कोई भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनका ले लेते हैं कोर का, ये कॉपी कर लिया। और ये काम करता है आई थिंक पॉलीगन के नेटवर्क पे। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा है कि ये सही है, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद हम लोग फोर्साज का भी देखेंगे। तो ये सबका एक अपना वो होता है, यहाँ पे हम इसको डालते हैं दोस्तों, इसको सर्च करते हैं, इनका ये आ गया। अभी देखिए सबसे पहले क्या है कि मुझे जो सबसे बुरी चीज लगती है वो ये लगता है, आप लोग समझिएगा, ये कुछ क्रिएटर और कुछ लीडर्स, मतलब मुझे सिस्टम से आपत्ति नहीं है, मुझे प्लान से भी आपत्ति नहीं ना, मुझे वहां के लोगों से आपत्ति है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल के काम कर रहा है तो ये गलत है। अभी यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने इनकी वेबसाइट से लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये साफ साफ आपको दिख रहा है। अब नीचे आते हैं यहाँ पे,
अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। सबसे पहला झूठ इन्होंने क्या फैलाया दोस्तों, यहाँ पे मेरा स्क्रीन थोड़ा रुकता है कई बारी, मुझे बंद करके ऑन करना पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहली चीज क्या बताई, और इसीलिए मैंने सबसे पहले इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोला था ताकि आप लोगों को समझ में आता जाएगा। इन लोगों ने सबसे पहला झूठ बताया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सही का निशान है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट जहां पे लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर सही का निशान आ रहा है तो इसका मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। ये सरासर झूठ है। ये जो सही का निशान आता है ये सिर्फ ये बताता है कि हाँ ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर यहाँ पे किसी का रिसीविंग एड्रेस डालोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा ही नहीं, वो सही का निशान नहीं आएगा। चलिए खैर, अब यहाँ पे जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोलते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड वेरीफाइड। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ आ रहा है क्या? अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे लिखा हुआ आता है तो जब अगला सिस्टम खोलूंगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड का मतलब कैसे लिखा हुआ आता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड वेरीफाइड। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड इनका वेरीफाइड है ही नहीं, वेरीफाइड तक नहीं है मेरे, मतलब वो वेरिफिकेशन के बाद क्या क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन वेरिफिकेशन ही नहीं है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एक चीज और देखें तो ये वाली जो लाइन पढ़ेंगे इसको ध्यान से पढ़े। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस कॉन्ट्रैक्ट में बी अ प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, क्लिक ऑन मोर ऑप्शन एंड सेलेक्ट इज दिस ए प्रॉक्सी टू कंफर्म एंड इनेबल द रीड एज प्रॉक्सी एंड राइट एज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब क्या है? प्रॉक्सी का मतलब ये वेरीफाइड नहीं है। यहाँ पे बदलाव किए जा सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए रीड एंड राइट प्रॉक्सी वाले में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। खैर, और ये लोग कहते हैं हमारा जो कोड है वो पूरी तरीके से वेरीफाई है। यहाँ पे सिमिलर मैच दिखा रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कोड इनका दिखा रहा है, ये सारी इनके नीचे की कोडिंग वोडिंग है, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत लंबा समय लग जाएगा, ऑलरेडी हम लोगों ने 1.5 घंटे का समय ले लिया। दैट मीन्स ये कोड इनका वेरीफाइड नहीं है। दूसरी चीज मैंने क्या बोला आपको कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो यहाँ पे देखो एक तो रीड का ऑप्शन आता है। रीड के ऑप्शन में क्या है कि अगर आपने अपने सिस्टम में अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्स्ट्रा चीज रखी है, कोई अथॉरिटी रखी है आपने अपने पास, तो आप यहाँ पे बता देते हो। अब कई लोग मेरे मेरे भाई हैं यहाँ पे, कई सारे लोग हैं, वो कहते हैं भैया फला सिस्टम में तो रीड वाला ऑप्शन आता है, अल्फाविल में रीड का ऑप्शन ही नहीं आता है। अरे भैया कुछ रहे आपको पढ़ाने के लिए तब तो। अब यहाँ पे कुछ है पढ़ने के लिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑनर, ऑनर कहाँ पे होता है? मालिक, जो सिस्टम सेंट्रलाइज होता है। ऑनर कौन है? ये जो रिसीविंग एड्रेस दिख रहा है ये इसका ऑनर है, जब तक ये वेरीफाइड नहीं है। दूसरा क्या है? सपोर्ट का सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है। तो ये एक तो ऑनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। तीसरा चीज मैं चलता हूँ, ये राइट का ऑप्शन। राइट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। राइट में आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आप कर सकते हो अगर वेबसाइट बंद हो गया तो भी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है, क्या हम क्या हम वेबसाइट बंद होने के बाद अपनी आईडी लगा सकते हैं? ऐसा है? आंसर इज नो। यहाँ पे इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है कि यहाँ पे आईडी लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी मेटा डैश फोर्स डॉट स्पेस जो इनका वेबसाइट है, जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है, अगर वेबसाइट को बंद कर दिया जाए तो इसमें आईडी नहीं लगेगी, पूरा सिस्टम खत्म। करते रहो बातें। एक दिन की बात मुझे याद है, बहुत सारे लोग, एक मेटाफोर्स के कुछ लीडर थे, बैठे थे और बहस चल रहा था कि यहाँ पे ब्लॉकचेन से आईडी लग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और कुछ अल्फाविन वाले भी बैठे थे, वो भी बहस कर रहे थे कि नहीं लगता है, नहीं लगता है। अच्छा, उस समय मैं खाना खा रहा था, रात्रि का समय था, मृदुल सर ने मुझे लिंक भेज दिया, मैं भी आ गया, खाना खाते खाते सुनता रहा 15-20 मिनट। अब जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो हमने अनम्यूट किया, बोला कि भाई साहब एक बात बताइए, कितना का आईडी लगता है? उन्होंने कहा $10 का। मैंने कहा भैया ये मेरा एड्रेस है, छोड़िए बहस, लगा दीजिए हमारी आईडी ब्लॉकचेन, हमारी आईडी को ब्लॉकचेन से लगा दीजिए। 7 लोग बैठे थे, अगले 2 मिनट के अंदर सातों गायब, दोनों 7 के 7 लोग वहां से गायब हो गए। बाद में जिसने बुलाया था उसने फोन किया कि भाई आ जाओ, तो बोले कि सर लगता तो है, हमें लगाने नहीं आता है मेरे भाई,
पूरे दुनिया में जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सबको चेक करने का और काम करने का जो तरीका है वो एक ही है। अगर आपके पास लगाने का आईडी ऑप्शन है तो राइट सेक्शन में ही आएगा, आप कोई नई चीज लेके नहीं आ जाओगे। तो नहीं है ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। हाँ ये बात मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्कैम करके भाग जाओगे, नहीं यार, तुम्हारा क्रिएटर भगवान है, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन नहीं है ऑप्शन। अगर वेबसाइट बंद हो जाएगा तो सिस्टम खत्म। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिएगा, ट्रांसफर ओनरशिप लिखा हुआ है, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पता था, मैं यहाँ से लेके आया। ट्रांसफर ओनरशिप का मतलब क्या होता है? मालिक को बदलना, हस्तांतरित कर देना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे देना। और ये ट्रांसफर ओनरशिप कैसे होता है पता है? ट्रांसफर ओनरशिप का मतलब क्या होता है? आपका ऑनरशिप क्या है आपका, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपकी आईडी लगी है, व्हाट इज योर ऑनरशिप? आपका ऑनरशिप है आपका रिसीविंग एड्रेस, उस सिस्टम के साथ आपका रिसीविंग एड्रेस जुड़ा हुआ है। तो ये ट्रांसफर ऑनरशिप में क्या होता है कि आपके रिसीविंग एड्रेस को चेंज करने के सिस्टम को ट्रांसफर ऑनरशिप बोलते हैं। मान लीजिए फला तौर पे मेरे ट्रस्ट वॉलेट में 5 अकाउंट हैं, 5 वॉलेट बना रखे, वॉलेट नंबर 1 का एक रिसीविंग एड्रेस है। उस रिसीविंग एड्रेस को मैंने वॉलेट नंबर 2 के रिसीविंग एड्रेस पे न्यू ऑनर एड्रेस में डाल के और एडिट कर दिया, तो यहाँ पे एडमिन कोड मांगेगा, आप खुद से नहीं कर पाओगे, और वो एडमिन कोड इसके क्रिएटर के पास होगा। वो डाल के जैसे ही करेगा तो अब क्या होगा, आपके डैशबोर्ड में आपको इनकम तो शो करेगा, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे तो वो एड्रेस शो करेगा, लेकिन वो पैसा आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो पैसा कहाँ जाएगा? जो यहाँ पे नया वाला एड्रेस यहाँ पे भरा जाएगा ना, इस जगह पे नया वाला एड्रेस इसमें जाएगा। तो मेरे भाई अगर तुम्हारी आईडी तुम्हारे क्रिएटर के हाथ में है, क्रिएटर चाहे तो तुम्हारी आईडी चेंज कर दे, तुम्हें पैसा ही ना आने दे, किस बात का डिसेंट्रलाइजेशन? बेवकूफ है हम लोग, कुछ भी अप्लाई ना के बोलते हैं हम सुन लेते हैं, कोई भी आके कुछ भी बोले हम सुन लेते हैं, क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो अगर अच्छा ठीक है, जब ये बात ऐसा नहीं है कि बड़े लीडर्स को नहीं पता, जो लोग करोड़ों रुपए कमा के और बैठे हैं उनको नहीं पता, ऐसा नहीं है, सबको पता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है वो यही है कि लीडर ने अपने डाउनलाइन को वही बताया जिससे उसको फायदा होता है। अगर बाई चांस आपको पता चल जाए, जैसे मैंने एक बड़े लीडर से बात किया, मैंने कहा भैया यहाँ तो ट्रांसफर ओनरशिप का ऑप्शन दिया है, तो उन्होंने मना नहीं किया कि नहीं दिया हुआ है, उन्होंने कहा हाँ सर दिया हुआ है। हमने कहा सर फिर तो डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ। बोले कि ऐसा नहीं है सर, वो इसलिए दिया हुआ है कि मान लीजिए मेरी इनकम करोड़ों में है, कल मेरा ट्रस्ट वॉलेट डिलीट हो जाए, खो जाए, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं अपने नए ट्रस्ट वॉलेट में इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। आंसर इज गुड, सही बात है, आप अपना रिसीविंग एड्रेस चेंज करा सकते हो, लेकिन लाखों लोगों के सिक्योरिटी को हाशिए पे रखना क्या सही बात है? क्या ये ठीक है कि हम अपने सारे के सारे ट्रस्ट वॉलेट को सारे के सारे उसमें कर सकते हैं? यहाँ पे ये अपग्रेड का ऑप्शन ही है, अपग्रेड एंड कॉल का ऑप्शन है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे 2-3 कॉन्ट्रैक्ट और दिखाना है। तो ऑनरशिप कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहाँ पे आपके ऑनरशिप को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये भी है, वेरीफाइड नहीं है। अब इसके बाद भी मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ, कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको इसी कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई दिखा देंगे, वो कहेंगे कि वेरीफाई है, लिखा हुआ दिखा देंगे वेरीफाई। वो कैसे करेंगे? वो यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो खास तौर पे मेटाफोर्स है, यहाँ के मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी सिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक और इन्होंने आईडी लगाई हुई है। उस आईडी को ये लोग अपनी भाषा में बोलते हैं प्रोडक्ट, और वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट क्या, वो एक रिसीविंग एड्रेस है जहाँ पे यहाँ से कुछ पैसे जो काटे जाते हैं कि अगर आपने अगला स्लॉट अपग्रेड नहीं किया तो 25% या 30% जो भी उनका रूल है वो कट के ऊपर चला जाता है, या सुपर सीट होके बहुत सारी चीजें होती है, वो पैसा रख लेते हैं और वो पैसा सारा का सारा उस एड्रेस पे जाता है। तो उस एड्रेस को कोई हैक ना कर ले उसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करा रखा है, लेकिन उसका सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप सिस्टम से अगर लेना देना होता तो जब आप आईडी लगाते तो उसी कॉन्ट्रैक्ट पे दिखाई देता, वो आईडी इस कॉन्ट्रैक्ट पे दिखता है। वो एक नंबर से ऊपर की आईडी है जिसको प्रोडक्ट फंड बोला जाता है और वो वेरीफाइड है। खैर उस पे नहीं जाऊंगा। तो ये आप लोगों को पता चला कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड नहीं होगा तो कैसा दिखेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड ना हो तो कैसा दिखेगा ये आपको पता चल गया। अब कॉन्ट्रैक्ट अगर वेरीफाई हो और 100% डिसेंट्रलाइज ना हो तो कैसा दिखेगा? अच्छा चलिए, अब मुझे दिख रहा हूँ कि 12 बज गए और अब सही नहीं है इतना लंबा। एक बार हैंड रेज करिएगा, कितने लोग चाहते हैं कि अभी और लंबा इसको चलाया जाए, आधा घंटा, या कल किया जाए इसको? हैंड रेज करो यार, कितने लोग और आधे घंटे बैठने के लिए तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ।
भागोगे नहीं तो आधे घंटे में और हम लोग आधा घसीट लेंगे इसको। क्या बात, 25 लोग हैं, 27। जल्दी जल्दी हैंड रेज करो यार। चलो ठीक है, जल्दी करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, 10-15 मिनट और ले लेते हैं और उसके बाद कल हम लोग आगे की जानकारियां देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। मैं भी थक गया हूँ यार, खाना नहीं खाया हूँ। अब चलते हैं मेरे भाई, एक कल भाई साहब ने वीडियो बनाया था, फोर्सेज वाले थे, राजेंद्र शर्मा जी। कई बार मेरी बात हुई, मैंने कहा सर आइए यूट्यूब पे बैठते हैं दोनों भाई, साथ में बात करते हैं ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। नहीं आते हैं साहब, वीडियो बनाने का बहुत शौक है लोगों को। अब ये देखिए मेरे भाई, कोई बात नहीं, ये फोर्सेज का हमने वेबसाइट खोल दिया। नीचे आते हैं, बहुत दिनों बाद में खोल रहा हूँ, इसलिए जो है चीजें मैं भूल जाता हूँ। आते हैं नीचे, और नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को 2-3 चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, 4 चीजें दिख रही हैं। फोर्सेज BUSD, फोर्सेज ट्रॉन, फोर्सेज इथेरियम, ये 3 चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ इनके सबसे पहले प्रोग्राम फोर्सेज इथेरियम को। आज से कुछ साल, कुछ महीने पहले तक बोला जाता था फोर्सेज का कोई कॉन्सेप्ट कभी बंद नहीं हुआ है, कभी चेंज नहीं होगा, कभी एडिट नहीं होगा। चलिए, दूध का दूध पानी का पानी, फोर्सेज इथेरियम पे आते हैं। अभी हम आ गए भाई फोर्सेज इथेरियम के वेबसाइट पे। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई। फोर्सेज वाले अगर कोई बैठे हो तो वो जरूर देखिएगा। यहाँ से आप लोगों के लिए जरूरी है, दिमाग से जो वो है, जो क्या बोलते हो, जो कचरा भरा पड़ा है वो निकालना जरूरी है। इसको पढ़िएगा, मैंने लाइन से लगा दिया है। यहाँ पे लिखा है इंजन स्टॉप, इंजन को रोक दिया गया है। अनडिफाइंड वेरिएबल रेफर लिंक, आगे नीचे आएंगे, लाइन 96 कोड 8 HP 7.3.3 लिनक्स। मतलब इसका जो इंजन है फोर्सेज इथेरियम का, ये बंद हो गया। माय क्वेश्चन इज, अभी कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो अब जो है वो लोग जो BUSD में काम करते हैं वो कहते हैं हमारा इथेरियम से कोई लेना देना नहीं है, हम तो BUSD में काम करते हैं। और आज से कुछ महीने पहले तक वो बोलते थे कि फोर्सेज के कोई भी कॉन्सेप्ट आज तक बंद नहीं हुआ है ना। अब इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लेके चलूंगा तो आपको पता चलेगा इसको बंद कैसे किया गया, ये कैसे काम नहीं कर रहा है फोर्सेज इथेरियम, इसका तो कॉन्ट्रैक्ट भी वेरीफाइड है। अब जो मैं आप लोगों को समझा रहा था, शुरू में थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, ध्यान से समझना। जब आप को ब्लॉकचेन वाले ने API दिया तो उसने क्या कहा था, गैस फी देना, आप काम करना, आप ट्रांजेक्शन करना, और उस ट्रांजेक्शन के बदले मुझे क्या देना, गैस फी। अब जब आप ID लगाते हो तो आपका गैस फी कटता है, लेकिन क्या ये सिंगल ट्रांजेक्शन होता है? आंसर इज नो। होता कैसे है, देखो, यहाँ पे एक ID लगाते हो, यहाँ पे एक ID लगाते हो, यहाँ पे आपका ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ऊपर वाला। अच्छा, इसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ, छोड़ो जाने दो। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से आप ID लगाते हो, एक बार ट्रांजेक्शन होता है, ये जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, आपका गैस फी कट जाता है। लेकिन क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाके ट्रांजेक्शन रुकता है? नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि ये पैसा किस व्यक्ति को जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नवीन जी ने ID लगाया, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने बोला कि भाई ये तो इनके अपलाइन जो है ये सुमित जी हैं, तो ये पैसा सुमित जी को जाना है। तो अब एक दोबारा एक एक वो होगा, दोबारा से एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोबारा से एक ट्रांजेक्शन होगा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से और सुमित जी के पास इस पैसे को भेजा जाएगा। तो 2 ट्रांजेक्शन हो गए, गैस फी कटा एक बार, तो दूसरा वाला गैस फी कौन देगा मेरे भाई? ये समझ जाओगे, दुनिया में आधी चीजें तुम्हें समझ में आ गई, 99% चीजें समझ में आ गई। ये दूसरा वाला गैस फी कौन पे कर रहा है? हु इज पेइंग? रिसीवर के तो कटते नहीं है। सुमित जी के पास पैसा आया तो पूरा $5 आया, सुमित जी के पास तो कोई नहीं कटा, और मेरा तो पहले कट गया तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा था। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से और सुमित जी के पास जब ये पैसा पहुंचता है तो गैस फी कौन देता है? और ये एक सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं सबके सिस्टमों की बात कर रहा हूँ। हालत खराब हो जाती है क्वेश्चन सुन के, आंसर नहीं करना चाहते, वो लड़ाई करेंगे गाली झगड़ा करके, और वो आपका फोन काट देंगे, कहेंगे आप बेवकूफ है, आपसे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ये गैस फी, ये कौन भरता है मेरे भाई? ये भरता है क्रिएटर। ये जो गैस फीस है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ये येलो वाला कलर कर रहा हूँ, ये जो आ रहा है ये गैस फी भरता है सिस्टम का क्रिएटर। और यही जब सिस्टम का क्रिएटर अगर जब तक भर रहा है तब तक ये सिस्टम चल रहा है। आज इथेरियम बंद नहीं हुआ,
अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने शुरू में बोला था कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो वेरीफाई हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया, तो आप उसको मुझे बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो सिस्टम कभी बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। ये स्टॉप हुआ है। स्टॉप क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो गैस फी डाली जाती है, वो गैस फी यहाँ पे नहीं डाली गई है, जिसके वजह से ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अगर आप आईडी भी लगाओगे तो आपका पैसा जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाएगा, आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे जाने के लिए इसके पास गैस फी नहीं है। अब यहाँ पे इनका डायरेक्ट मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा है, पहले यहाँ पे नीचे इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा था। अभी आधे घंटे लगेंगे, रुक। पहले इनका नीचे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा था, अभी इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम यहाँ से एक आईडी खोल के और कोशिश करते हैं कि इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। एक नंबर की आईडी खोल लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, हो सकता है हमको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंदर से मिल जाए, क्योंकि पहले एक बार मैंने बनाया था तो ये सारी चीजें आ गई। और यहाँ पे इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी नहीं दिख रहा मेरे भाई। अच्छा, ये आ गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, देखिएगा बड़ा बड़ा ये आ गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट X3 X4। इस पे चलते हैं, क्या मजेदार बात है। अब देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, फोर्सेज वाले, ये इन लोगों को बुलाया करो यार, मेरी मीटिंग में बुलाया करो। शोर हो रहा है 10 मिनट। तो इन लोगों को मेरी मीटिंग में बुला के बिठाया करो तो भैया नवीन सर तो बहुत बुराई करते हैं, आप आओ यहाँ पे। सबसे पहले तो ये पढ़ो, ये पढ़ो, आप सभी लोग पढ़ो। इसमें लिखा है कि, यहाँ से देखिए, देयर आर रिपोर्ट्स फ्रॉम द फिलीपींस SEC। SEC क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल। सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल क्या होता है? जैसे हमारे पास वित्त मंत्रालय है, वैसे कई देशों में क्रिप्टो को देखरेख करने के लिए SEC बनाया हुआ है। दैट दिस एड्रेस इज एसोसिएटेड विथ अ पोंजी। पोंजी का मतलब एक तरह का ये जो एड्रेस है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, धोखाधड़ी के मामले में जुड़ा हुआ है। प्लीज एक्सरसाइज कॉजन वेज इंटरेक्टिंग विद दिस एड्रेस। इस एड्रेस के साथ इंटरेक्ट करने से पहले एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज करने का मतलब ये कि जांच पड़ताल कर लें, है ना, ये लिखा हुआ है। अब सोचो, गवर्नमेंट को पता है वहां की ये स्कैम है। क्यों? क्योंकि गैस पे नहीं डालेगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन उसने बंद नहीं किया। अब बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके बस में नहीं है इसको बंद करना, गवर्नमेंट के बस में नहीं है। तो अगर बंद नहीं किया तो क्या किया उसने? डाल दिया कि भाई अगर आप आईडी लगाने जाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट चेक करोगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि यहाँ पे आप ये कर पा रहे हो। और ये अब मैसेज भी इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि हम जहाँ पे चेक कर रहे हैं, एक वेबसाइट के माध्यम से चेक कर रहे हैं। ये इथेरियम स्कैन है। अब चलिए नीचे आते हैं, थोड़ा और आगे की चीजें आप लोगों को दिखाते हैं। ये $258 है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अभी जो मैं बात समझा रहा था, कई लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एड्रेस दिख रहा है, बाय न्यू लेबल, बाय न्यू लेबल रजिस्ट्रेशन, बाय न्यू लेबल। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कुछ लोगों ने बाय न्यू लेबल किया है, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर बाय न्यू लेबल, ये सब हुआ है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद ये सारा का सारा जो पैसा है $258 के आसपास, क्योंकि उसके बाद हुआ नहीं, मोर देन 25 पेंडिंग ट्रांजेक्शन है। ये सारा ट्रांजेक्शन का स्टेटस क्या दिखा रहा है भाई? यहाँ पे देखो, वेबसाइट forces.io, वैल्यू ये, और ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन स्टॉप हैं। स्टॉप क्यों है? ट्रांजेक्शन फीस पेंडिंग। इनका ट्रांजेक्शन फी पेंडिंग है मेरे भाई। दिखा दोगे, छोड़ के भाग जाएगा सब, मीटिंग मीटिंग बातें नहीं करेगा, ज्यादा वो होगा तो गाली भी देगा, और ऊपर से तुमको बोलेगा कि तुम पागल हो यार, तुम तो ये पता नहीं क्या दिखा रहे हो। ये ऐसे मूर्ख लोग होते हैं दुनिया में। ट्रांजेक्शन फी पेंडिंग है, मतलब क्रिएटर ने ट्रांजेक्शन फी नहीं डाला। और यही वीडियो मैंने जब आज से 3 महीने पहले बनाया था, तो बड़े बड़े लीडर थे फोर्सेज वाले, आके बोले कि नहीं ट्रांजेक्शन फी वगैरह कुछ नहीं होता, ऑडियो बना के ग्रुपों में डाल रहे थे। नवीन जी तो पागल है, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, गैस फी कुछ नहीं होता, फालतू की चीजें होती हैं। और भगवान का देखो, 1 महीने बाद ही इथेरियम बंद हो गया, और वहां पे लिख के आ गया कि गैस फी नहीं है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन फी पेंडिंग है, ट्रांजेक्शन फी नहीं डाला, सारी की सारी पैसे रुके पड़े। अब इसमें एक और चीज होता है मेरे भाई, यहाँ पे अगर आप ट्रांजेक्शन हैश पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि, यहाँ पे देखो, दिस ट्रांजेक्शन हैज बीन पेंडिंग मोर देन 24 आवर्स। क्यों पेंडिंग है? गैस ट्रैकर, गैस फी नहीं डाला। तो इस पे बहुत ज्यादा समय लेना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें अब किसी को, अब इसके बाद भी
अगर आप किसी फोर्सेज वाले को बताओ और वो कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पागल हो, तुमको तो पता ही नहीं है, तो इसका कोई जवाब है? दीवार पे सर फोड़ने का कोई मतलब बनता है? क्योंकि यहाँ तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरा है, ना ये वेबसाइट मेरी है, ना ये ट्रांजेक्शन पेंडिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये सब कुछ कौन बता रहा है? ये तो इनका वेबसाइट बता रहा है। वेबसाइट ही तो बता रहा है मेरे भाई, मैं तो नहीं बता रहा ना। मैं तो स्क्रीन खोल रहा हूँ, जो दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद भी आप मेरे पे उंगली उठाओगे तो ठीक है। पैसे कमाना एक अलग बात है, लेकिन सही बता के कमाना एक अच्छी बात है। और झूठ मूठ में ये बोलना कि हम डिसेंट्रलाइज हैं, हमारा बदलाव नहीं हो सकता है। खैर, अभी इसके बाद भी जब इतना भी दिखा दोगे तो लोग क्या कहेंगे? हमको इथेरियम से क्या लेना देना, हम तो BUSD पे काम करते हैं, है ना? तो अच्छा, अभी लोग बने हुए हैं, ठीक है, बने रहो यार। जब तक बने रहोगे तब तक मैं करता रहूंगा। बस BUSD वाला आप लोगों को दिखा के बंद करते हैं, फिर कल की कल देखेंगे। तो ये इथेरियम का हमने देख लिया। अब ये लोग कहेंगे हम इथेरियम पे काम नहीं करते हैं, हम तो BUSD पे काम करते हैं, हमसे BUSD की बात कर लो। लो जी, BUSD की भी बात कर लेते हैं। अब आए हो तो BUSD भी देख लो। अब ये BUSD पे आ गए, ये सब है 2783 ID लगा है, ये सब सब ये दिख रहा है। सब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं इनके, फोर्सेज BUSD कॉन्ट्रैक्ट, X3 X4 के कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं, यहाँ पे सीधे खुल जाता है। क्या बात, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फोर्सेज में। 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा बढ़ जाता है। लेकिन ये $463 यहाँ पे जमा है, वो कहाँ से आया है वो उनसे पूछिएगा। खैर, इससे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, कई बार ग्लिच भी हो जाता है, कई ट्रांजेक्शन रुक जाते हैं। नीचे आते हैं, मेन मुद्दे पे चलते हैं। अच्छा, ये भी है 2 ट्रांजेक्शन, ये भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे रेड वाला आ रहा है, क्यों आ रहा है ये भी देखेंगे। तो फिलहाल की है। तो मैं जब ट्रेनिंग लेता हूँ मेरे भाई, एक चीज समझना, तो पहले से स्क्रिप्टेड नहीं होता है, सोचा हुआ नहीं होता है। ये आप लोगों के सामने खुलता है और आप लोगों के सामने ही बातें होती है। सबसे पहले आते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट पे। अभी आपने देखा एक कॉन्ट्रैक्ट जो वेरीफाइड ही नहीं था, ठीक है। अब आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। अब देखिए, इस पे भी सही का निशान है, उस पे भी था, इस पे भी था, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। नीचे क्या लिखा है मेरे भाई? कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड, यानी X3 X4 का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वेरीफाइड है। चलिए, ये तो बड़ा मजेदार चीज हो गया भाई, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। ये नीचे की कोडिंग है, ये आप कोडिंग भी पढ़ सकते हैं किसी दिन। जितनी मुझे जानकारी है, मैं भी पूरी नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर आप लोगों को जानकारी दे दूंगा कोडिंग कैसे पढ़ी जाती है। अब इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे एक और बड़ा विचित्र चीज मुझे दिखता है, जो मुझे बताने में मजा भी आता है। पहले तो रीड देख लीजिए भाई। तो रीड में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर है, मतलब ये भी एक ऑनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। और इससे भी मजेदार चीज यहाँ पे देख लेते हैं, वो है राइट का ऑप्शन। राइट का ऑप्शन का मतलब लिखना। अभी मेटाफोर्स का हमने खोला था तो वहां पे एक ही राइट था, राइट में एक राइट आ रहा था। और वो राइट किसका था? क्रिएटर के लिए था, यूजर्स के लिए राइट नहीं था। और मैंने बताया था कि अगर वेबसाइट बंद हो गया तो आईडी नहीं लगा सकते आप। वेबसाइट को अगर आपने बंद कर दिया तो आप मेटाफोर्स में आईडी नहीं लगा सकते। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दो दो राइट दिखता है, एक राइट ये वाला और दूसरा राइट ये वाला, राइट इज ब्लॉक्स। अब इन दोनों को खोल के मैं दिखाता हूँ। पहले वाले राइट में चलते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको दिखता है, ये वाला जो राइट है ये क्रिएटर का है। ये पहला राइट, रिमूव ऑनरशिप। यहाँ पे भी क्रिएटर ने, मेरी कलम क्यों नहीं चल रही भाई, ये रिमूव ऑनरशिप, यहाँ पे भी क्रिएटर ने अपने पास ये अथॉरिटी रखा है कि वो चाहे तो आपके रिसीविंग एड्रेस को दूसरे रिसीविंग एड्रेस में चेंज कर सकता है। अच्छा, कई लोग अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिमूव ऑनरशिप का मतलब ये नहीं होता है, आपको तो पता ही नहीं है। उसका भी जुगाड़ कर देते हैं हम, कि रिमूव ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, उसका भी जुगाड़ भी कर देते हैं। क्योंकि कई लोगों को लगेगा वो रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन ही होता है, ज्वाइनिंग का मतलब भी ज्वाइनिंग होता है। और बाकी जितनी भी चीजें इस वेबसाइट पे, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है, उसका मतलब वही होता है जो वहां पे लिखा है। लेकिन रिमूव ऑनरशिप का मतलब वो कहेंगे ये नहीं होता है जो लिखा है ना। ये ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। खैर, रिमूव ऑनरशिप मतलब ये है कि आप यहाँ पे आपकी ऑनरशिप को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट करने का भी ऑप्शन है। अभी आज से कुछ दिन पहले तक फोर्सेज वाले क्या कहते थे पता है? वेबसाइट, सॉरी, पूरे फोर्सेज में कोई बदलाव नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, एडिट नहीं हो सकता है। हमने बोला हो सकता है। 2 से 3 महीने पहले आप लोगों को याद होगा, एक वीडियो बना के डाला था, हो सकता है। फिर से मेरे ऊपर काउंटर अटैक किए कि नहीं होता है, ये झूठ बोलते हैं। और फिर से भगवान को, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड,
अगले महीने इनका हुआ कि $5 का प्लान अब $5.9 हो गया। हमने बहुत बड़े बड़े लीडरों से पूछा कि $5 का 5.9 कैसे, तो उन्होंने कहा कि $0.9 आपका सर्विस चार्ज लग रहा है। किसी ने कुछ और बोला, किसी ने कुछ और बोला, कुछ भी लगता हो, आई डोंट केयर इट। तो $5 की जगह पे $10 ले ले, मुझे कोई मतलब नहीं। अच्छी बात। लेकिन माई क्वेश्चन इज कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 100% डिसेंट्रलाइज है, चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, अपडेट नहीं किया जा सकता, तो ये $5 के ऊपर $0.9 ऐड कैसे करती है, कैसे किया ये ऐड? आंसर इज अगेन वही कि यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन, इसको पूरे प्लान को चेंज किया जा सकता है। अब कहोगे कि हमें नहीं मानना, तो मत मानो भाई। सड़क पे चलती हुई कार को तुम बैलगाड़ी बोलो और मेरे से लड़ाई करो कि नहीं ये बैलगाड़ी है, तो समझदारी इसी में है कि भैया ठीक है, आप सही कह रहे हो, ये बैलगाड़ी है, आप अपने घर, हम अपने। मैं आप लोगों को ये सारी चीजें इसलिए नहीं बता रहा कि मेरी फोर्सेस से दुश्मनी हो, मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा सटीक एग्जाम्पल है, आप इससे समझ जाते हो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे होते हैं, आप लोगों को बता सकते हो। तो ये हो गया। अब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में चलते हैं, जो दूसरा इनका राइट है, राइट एज प्रॉक्सी, ये यूजर के लिए है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी और का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नया लेबल खरीद सकते हैं, किसी और के लिए भी नया लेबल खरीद सकते हैं। यानी ये फोर्साज की एक अच्छी बात है जो मेटाफोर्स में नहीं थी, कि अगर फोर्सेज की वेबसाइट बंद हो जाती है forces.io, तो भी आप यहाँ पे आईडी लगा सकते हैं। लेकिन जो दो मेन चीजें थी वो ये थी, पहली चीज ये कि एक तो क्रिएटर ने अपने पास ये ऑप्शन रखा है कि वो आपकी आईडी को चेंज कर सकता है। दूसरा, वो सिस्टम में बदलाव ला सकता है। आज $5 को 5.9 कर दिया तो कल 5 को 55 भी कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम सभी लोगों को ये समझना जरूरी है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज क्या होता है, कैसे चेक करते हैं। हालांकि अभी भी मैं बात करूंगा तो 1.5-2 घंटे तो और बात कर सकता हूँ, और समय बहुत ज्यादा हो गया है, 12:15 हो गया है। तो समय की गरिमा को ध्यान में रखूंगा क्योंकि नाइट का टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फोर्सेज पे भी और मैं बात करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को टाइम दे दूंगा, मे बी टुमारो या नेक्स्ट टुमारो, थोड़ा बहुत फिर से हम इसको रिवीजन करके और अल्फाबेट के भी कॉन्ट्रैक्ट आप लोग देख लेंगे कि उसमें जो चीजें मैंने इसमें दिखाई वही चीजें मैं उसमें भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मैं बहुत अब हो गया, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुकेश जी आएंगे और 2-4 मिनट अपनी बातें रखेंगे जो भी करना है, और उसके बाद मीटिंग को क्लोज करेंगे क्योंकि 12:30 होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को भूख लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश कुमार जी मिर्जापुर से। आ जाओ भाई कि सो गए तुम। नहीं सर, सोए नहीं है, नेट का इशू है थोड़ा सा। और मीटिंग को अच्छा, क्लोज करते हैं सर, बहुत रात हो गया है। चलिए बहुत बहुत 12 धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक बार हैंड रेज करके बताइएगा किसको किसको मजा आया आज की मीटिंग में, एक बार हैंड रेज कीजिएगा, उसके बाद क्लोज करते हैं। क्या बात, इतना जानकारी मिल गया, फोर्सेज वालों को बता दोगे कान से धुआं निकल जाएगा भाई। खून, धुआं नहीं, खून, खून निकलता है। जल्दी जल्दी हैंड रेज करो। अच्छा, जिसको जिसको मजा नहीं आया वो भी हैंड रेज कर लो दिखाने के लिए। क्या बात। सो दोस्तों, ये आगे की अभी पूरी मीटिंग ये कंप्लीट हुई नहीं है, बहुत सारे लोगों का फोन दूर रखा होगा। पूरी ये मीटिंग कंप्लीट हुई नहीं है, इसमें का आधा पार्ट भी रह गया है जो हम लोग नहीं कवर कर पाए। तो मे भी कल परसों में दोबारा हम लोग यहाँ पे 10:30 बजे कनेक्ट होंगे। पूरी टीम को लेके आएंगे तो बहुत मजा आएगा, और बहुत समय हो गया है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मीटिंग का फीडबैक मैं आप लोगों से लेना चाह रहा था, समय नहीं है, तो आप एक अपनी सुंदर सी आवाज में आधा मिनट 1 मिनट का एक ऑडियो बनाएं, और आप जिस भी ग्रुप में हैं उसमें शेयर कर दें, मेरे पास भी आ जाएगा। और आपके जो साथी इस मीटिंग में नहीं आए हैं उनको ये पता चलेगा कि उन्होंने क्या मिस किया है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।